Okay, good afternoon, students. So, in today's class, we will be studying about molecular markers and their applications. हम जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, applications of biochemistry and biotechnology. So, in this, we should know that what are molecular markers, what are the different types of molecular markers, and what is the application of these molecular markers in agriculture. कितने प्रकार के मॉलिकुलर मार्कर्स होते हैं और उनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, मॉलिकुलर मार्कर्स एक्चुअली क्या होते हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके साथ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज अ मॉलिकुलर मार्कर. मॉलिकुलर मार्कर क्या होता है? इट इज अ डीएनए सीक्वेंस. बेसिकली एक ये डीएनए सीक्वेंस ही है, जैसे एडेनाइन, ड्यूनाइन, साइटोसिन और थाइमिन, एटीजीसी का ये सीक्वेंस ही होता है डीएनए के अंदर, डीएनए में, that is readily detected and whose inheritance can easily be monitored. Okay, so this is very important that it is a DNA sequence that is readily detected. मतलब ये बहुत आसानी से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका हम इनहेरिटेंस, मतलब उसका जो इनहेरिटेंस है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वी कैन इजिली मॉनिटर इट्स इनहेरिटेंस. ओके, सो molecular marker is a DNA sequence that is readily detected and whose inheritance can easily be monitored. Okay, so basically जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन है उसको हमें टारगेट करना है. ओके, सो मे बी दैट जीन कैन बी फॉर एनी ऑफ द कैरेक्टर्स. वो एक यील्ड एनहांसिंग कैरेक्टर के लिए भी हो सकता है और फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस. ओके, सो इफ वी वांट टू टारगेट दैट पर्टिकुलर जीन, तो मॉलिकुलर मार्कर से हमें उस जीन की लोकेशन का पता चल सकता है कि एक जो क्रोमोसोम में वो जो हमारा टारगेट जीन है वो किस पोजीशन में लोकेटेड है, उसको हम पता मॉनिटर कर सकते हैं मॉलिकुलर मार्कर्स की हेल्प से. सो व्हाट आर मॉलिकुलर मार्कर्स? दे कैन बी, उसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? दे आर द स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए that can be identified within the whole genome. मतलब ऑर्गेनिज्म के होल जीनोम में, पूरे जीनोम में हम वैसे स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, and they are the DNA molecular markers. They are the general assays that allows detection of the sequence differences between two or more individuals. और हम मॉलिकुलर मार्कर्स के थ्रू हम एक और दो दो इंडिविजुअल हैं जैसे सपोज, तो उनका जो जीनोम होगा दैट इज अबाउट 99.9% तो सिमिलर होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स, लेकिन 0.01% जो डिफरेंस होता है एक और दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में या दो पर्सन्स के बीच में, दैट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू मॉलिकुलर मार्कर्स. That particular gene sequence, molecular markers are found at specific locations of the genome. मतलब ऐसे molecular जो markers होते हैं ये specific locations में पाए जाते हैं genomes में. ये पूरे genome में पूरी कहीं कहीं फैले हुए रहते हैं. They are located all around the whole genome, but they are located at specific locations of the genomes, and they are used to flag the locations. Okay, so basically flag the position of a particular gene. एक पर्टिकुलर जीन की वो जीन एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रह सकता है, तो उस जीन की लोकेशन को फ्लैग करने के लिए और उसकी इनहेरिटेंस को मॉनिटर करने के लिए हम मॉलिकुलर मार्कर्स का हेल्प लेते हैं. ओके, now we know that what are the molecular markers. Now we should know that what are the different types of DNA markers that are present. Okay, तो दो प्रकार के इसमें होते हैं. एक है नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर्स. जो पीसीआर मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. मतलब जो नैनोग्राम्स ऑफ डीएनए होता है उसको हम माइक्रोग्राम्स ऑफ डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसकी एक पूरी एक मशीन होती है, उसमें हम एक कॉकटेल बनाते हैं डिफरेंट और मतलब डिफरेंट केमिकल्स का, जिसमें टैग पॉलीमरेज होता है और प्राइमर्स होते हैं, ये सारी चीजों का. और देन एंड वी आल्सो इंसर्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ डीएनए. ओके, जिस भी प्लांट का हमें वो डीएनए लेना है हम उसको डीएनए भी डालते हैं और उस पीसीआर मशीन में हम रख देते हैं, उसको कुछ घंटे के लिए रन करते हैं. तो उसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो मल्टीपल कॉपीज में, वो मतलब एक तरह से ये फोटोकॉपी की मशीन होती है.
डीएनए का ही एक फोटोकॉपीज बना देता है। ये आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सो इट इज अ नॉन पीसीआर बेस्ड दिस आरएफएलपी। आरएफएलपी एक मार्कर होता है, इसका फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। Okay, so RFLP stands for restriction fragment length polymorphism, but this is a non-PCR based markers. ये PCR के बेस्ड पे नहीं रन करता है। उसी की तरह PCR बेस्ड मार्कर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि RAPD। RAPD मार्कर जो होता है दैट इज रैंडम एम्पलीफाइड एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। RAPD स्टैंड्स फॉर रैंडम एम्पलीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक डीएनए। AFLP उसी तरीके से तीसरा मार्कर होता है दैट इज आल्सो पीसीआर बेस्ड, दैट इज एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। उसी तरीके से SCAR, STS, ESTs, SNPs, SSRs and CAPs. So these are the different molecular markers which are PCR based. Okay, ये polymerase chain reaction based markers हैं. Now एक पर्टिकुलर जीन डीएनए सीक्वेंस को हम मॉलिकुलर मार्कर या जेनेटिक मार्कर कैसे कह सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज दैट शुड बी आइडियल फॉर द जेनेटिक मार्कर। पहला है इट मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक। इट मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब है कि उसमें वेरिएशन होना चाहिए। ओके, एंड कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस, इट शुड बी कोडोमिनेंट। ओके, बोथ द कैरेक्टर्स शुड express. A marker should be evenly and frequently distributed throughout the genome. जो molecular जो genetic marker रहता है उसको evenly distribute होना चाहिए। एक particular organisms के genome में, whole genome में ये frequently distribute रहना चाहिए throughout the genome, and it should be easy, fast and cheap to detect. उस मॉलिकुलर उस जेनेटिक मार्कर को हमें डिटेक्ट करना बहुत आसान हो, ऐसा नहीं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल. This is also very important point that the genetic marker should be reproducible. मतलब एक लैब से दूसरे लैब में जब हम सेम काम कर रहे हैं then that result should be reproducible. ऐसा ना हो कि एक ही लैब में ही हमें रिजल्ट दिख रहा हो, दूसरे लैब में हमें रिजल्ट ना दिख रहा हो. So the marker should be polymorphic also, and it should be easily detectable. It should frequently occur throughout the genome, and it should be reproducible. Higher exchange of data between the laboratories. Okay, so जब वो reproducible marker होगा तो सेम रिजल्ट्स हम डिफरेंट लैब्स में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी फेलियर. सो that should be, the data should be high exchangeable between the laboratories. So these are the various properties for an ideal genetic marker. Okay, तो अभी हमने देख लिया कि what is a DNA markers क्या होते हैं, molecular markers क्या होते हैं, then what are the various different types of markers. Then we have seen that what are the various properties that are responsible for an ideal marker. Ideal marker के लिए कौन कौन सी properties हो सकती हैं. Now we will see that जो different PCR या नॉन PCR बेस्ड मार्कर्स होते हैं उनके कंपैरिजन देखेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल RFLP जो कि एक नॉन PCR बेस्ड मार्कर है. RAPD दैट स्टैंड्स फॉर, RFLP stands for restriction fragment length polymorphism. RAPD stands for random amplified polymorphic DNA, and AFLP stands for amplified fragment length polymorphism. SSR का फुल फॉर्म होता है सीक्वेंस रिपीट्स, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स. सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स को हम माइक्रो सैटेलाइट्स भी बोलते हैं. ओके, तो सबसे ज्यादा हमें हमारे सबसे ज्यादा जीनोम में देखा जाए तो कौन से मार्कर्स हमें सबसे ज्यादा दिखते हैं, दे आर द SSR मार्कर्स और द माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स. बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे ये हमें फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. सो RFLP मार्कर्स हैं दे DNA रिक्वायर्ड. जब RFLP हम जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें कितना माइक्रोग्राम्स ऑफ DNA इसमें लगता है, that is around 10 micrograms. Means that amount of the DNA which is required here is very high compared to the other types of markers. इनमें देखिए 0.02 micrograms, 0.5 to 1 microgram and 0.05 micrograms. Okay, तो हर एक स्टेप के लिए हमें इतना माइक्रोग्राम्स DNA required होता है. Then the DNA quality. The DNA quality which is required in RFLP markers is of high. RAPDs it is also high, and these are moderates. PCR based markers, no, RFLP is not a PCR based markers, and here
RAPDs, AFLPs और other markers जैसे SSR हैं, they are all PCR based markers. PCR means stands for polymerase chain reaction. Number of polymorphic loci analyzed, मतलब हर एक पॉइंट पे कितने polymorphic loci हमें मिलते हैं, एनालाइज होते हैं. They are about 1 to 3. Here it is 1.5 to 50. See, there is so high level numbers, 20 to 100 and 1 to 3. Okay. Ease of use, RFLP markers, it is not easy to use. However, other molecular markers, they are very easy to use and they are reproducible also. Reproducibility is high in RFLPs. However, in RAPDs it is unreliable because it is a random amplification. ये random amplification मतलब कहीं भी ये genome में जाके amplification करता है. Then the AFLP and SSRs, there is high level of reproducibility. And the developmental cost, this is also very important point because it should be of economic use also. उसका जो cost effectiveness भी होना चाहिए. So the development cost of RFLP markers is low. However, in RAPDs also it is low, and in AFLPs it is moderate, whereas SSR markers, here the developmental cost is very high. Now, in short, we will see that what are the various different types of markers and what is the definition of these markers. For this course, we should just know the definition and ये क्या markers कैसे work करते हैं. Okay, so the definition of RFLP is a non-PCR based markers. Okay, so the variation in the length, ये किस principle पे काम करता है? RFLP markers किस principle पे काम करते हैं? The principle is variation in the length of the DNA fragments. जो DNA fragments की length variation होती है, उसके basis पे RFLPs काम करते हैं. Okay, they are produced by a specific restriction endonuclease, मतलब different size of DNA fragments lengths, they are produced by restriction endonuclease enzyme. मैंने last class में बताया था कि there are different enzymes, they are known as molecular scissors. वो DNA fragments को different length segments में cut करने का काम करते हैं. So the restriction endonuclease enzymes different length, मतलब variation होता है mainly lengths of the DNA fragments में, इस type के markers में from the genomic DNA of 2 or more individuals of the species. Okay, so the variation in the length of the DNA fragments produced by a specific restriction endonuclease from genomic DNA से cut कर रहा है ये of 2 or more individuals of the species. So this is the definition. Now, what are the various advantages of RFLPs? It is a simple method as no sequence specific information is required. So it is a very simple method, and they are the codominant markers. Okay, both the homozygotes and heterozygotes, they are expressed here, and it is not dependent on PCR. It is a non-PCR based markers. Disadvantages of this RFLP markers is, since the amount of the DNA, यहाँ पे कितना 10 micrograms of the DNA per reaction is required. So the amount of the DNA which is required and highly pure DNA is required here is very high. It requires constant supply of probes. It is a laborious to identify suitable markers. It is time consuming, and it requires expertise in autoradiography because this RFLP works on the radiography. Okay, autoradiography. So here expertise is required in autoradiography, whereas in other molecular markers it is not required. Now we will see that what is the application of the molecular markers. Firstly, molecular markers हम किस लिए स्टडी करते हैं, ये इनका एप्लीकेशन क्या है. फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. अगर हम बहुत सारा जर्म प्लाज्म की स्टडी कर रहे हैं, सपोज डिफरेंट वैरायटीज, हम राइस की ही डिफरेंट वैरायटीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, देन फॉर स्टडिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी, कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है particular crop में, if we want to study, then if we want to measure the genetic diversity, then the use of molecular markers here is important. Then for fingerprinting also, molecular markers को हम fingerprinting के लिए भी यूज करते हैं. मतलब हर एक वैरायटी, सपोज एग्जांपल राइस की वैरायटीज ले लें, तो हर एक वैरायटी या हर एक जीनोटाइप का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, तो उसको हम स्टडी करने के लिए molecular markers का यूज करते हैं. So this is one of the applications of molecular markers. Then genotypic selection के लिए भी हम स्टडी करते हैं कि based on the genotype we are selecting the germ plasm or the varieties of the different crop species. Then for introgression of the genes also we are studying. Suppose हमें किसी जीन का introgression करवाना है एक separate species में,
separate hybrid variety में, then we also do the molecular through the molecular markers. So, and for the QTLs also, QTL stands for the quantitative trait loci. For targeting the QTLs are also the position, they are also the exact position where our target trait is located. Okay, हमारा target gene जो है वो जो located है वो QTLs के through भी हम पता कर सकते हैं. And for marker assisted selection भी एक ये बहुत important technique है जिस मार्कर्स के थ्रू हम पता लगाते हैं हमारे हमारे पर्टिकुलर टारगेटेड कैरेक्टर या ट्रेट को हम आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कर्स असिस्टेड सिलेक्शन करते हैं. एंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीनोटाइप आल्सो वी आर यूजिंग molecular markers. Then the second type of genetic marker is, or the DNA marker we can say, it is RAPDs. RAPD stands for random amplification polymorphic DNA. Here name only suggests random amplification, मतलब यहाँ पे जो restriction endonuclease enzymes होते हैं ये whole genome में कहीं पे भी जाके random cuts लगाते हैं. Restriction endonuclease, they make random cuts in the whole genome, and based on the based on that these markers work. So इस marker का ये एक PCR based marker है. It is based on the polymerase chain reaction. Any DNA segment that is amplified using short oligodeoxynucleotide primer of arbitrary nucleotide sequence and polymerase chain reaction procedure. Okay, so any DNA segment that is amplified using short oligonucleotide primers, यहाँ पे एक छोटे छोटे प्राइमर्स यूज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स. सो दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू आवर टारगेट डीएनए. Okay, so wherever they find that complementary strands, there they go and bind and they amplify. So, and then it is seen through, and then the process is gone through polymerase chain reaction. So it is also known as arbitrary primed PCR or DNA amplification fingerprinting or multiple arbitrary amplicon profiling. इसके different names हैं, and these are not the codominant markers. Codominant marker कौन कौन से होते हैं? They are कौन से होते हैं? RFLP markers are the codominant markers, but जो RAPD markers हैं, they are the dominant markers. Only either the homozygote or the heterozygote will express here. इसका प्रिंसिपल क्या है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पीसीआर यूजिंग जीनोमिक डीएनए एंड आर्बिट्ररी प्राइमर्स. ये वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स पे काम नहीं करते हैं. इनफैक्ट आरएपीडी मार्कर्स दे वर्क ऑन द, they are the PCR markers and they are based on arbitrary primers. हम random primers लेते हैं सीक्वेंस को एम्प्लीफिकेशन के लिए. एंड टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड टू एम्प्लीफाई द डीएनए सेगमेंट बिटवीन क्लोजली स्पेस्ड सीक्वेंस एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू द शॉर्ट रैंडम ओलिगोमर्स, टिपिकली 10 मर्स. जो हम प्राइमर्स इसमें रैंडम प्राइमर्स जो यूज किए जाते हैं, दे आर नियरली अबाउट 10 मर्स. ओनली 10 बेस सीक्वेंस के ही प्राइमर्स होते हैं इसमें, short primers होते हैं. RAPD polymorphism result from change in the primer binding site in the DNA sequence. So this is the principle of RAPD markers. Now the third type of DNA markers are AFLP markers. AFLP stands for amplified fragment length polymorphism. Definition of AFLP marker is any difference between corresponding DNA fragment from two organisms A and B that is detected by amplified restriction length polymorphism technique. Okay, so कोई भी difference होगा, any difference between the corresponding DNA fragments of two organisms, A और B अगर two organisms हैं, उनकी DNA lengths में, उनकी DNA fragments में अगर कुछ भी difference होता है, so that is the principle that is based on AFLPs. मतलब they detect the variation through on this principle. What are the advantages? They are extremely sensitive. It has a wide scale applicability. Okay, and it discriminates the heterozygotes from the homozygotes when the gel scanner is used, and it is used for mapping. Disadvantages कौन कौन से होते हैं? It is highly expensive because it is very sensitive technique, and it is highly expensive also. Cost effectiveness इसमें नहीं है, and it requires more DNA than the RAPDs. RAPDs से comparison में ज़्यादा इसमें amount of DNA require होता है, and it is required experience of sequencing gels. Sequencing of the gels is also here done. So these are the various applications of AFLPs. उसको भी fingerprinting के लिए भी use किया जाता है, and for genetic maps, for F1 identification, for gene tagging, for breeding, for bulk segregant analysis, and marker assisted selection, map based gene cloning. So these are the various applications of AFLP techniques.
नाउ जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स या डीएनए मार्कर्स हमारे ऑर्गेनिजम्स जीनोम में होते हैं, दे आर द सिंपल सीक्वेंस रिपीट. सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स का अदर नेम भी है माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स. ओके, सो द अदर नेम ऑफ सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स इज माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स एंड दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट occurring markers in the genome. Microsatellites का principle क्या होता है? They can be amplified by identification of the polymerase chain reaction process by using the unique sequences of flanking regions as primers. मतलब flanking regions मतलब इसके जो भी पेरेंट डीएनए होगा उसके जस्ट कॉर्नर के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनके फ्लैंकिंग रीजन्स को के बेसिस पे हम उनके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स डिजाइन किए जाते हैं. So the DNA is repeatedly denatured at high temperatures to separate the double strand and then cooled to allow the annealing of the primers and extension of the nucleotide sequences through the microsatellite. ये प्रिंसिपल जो दिखाया है, this is the principle of PCR. PCR में क्या होता है? सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम डीनेचर करते हैं, उसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ब्रेक कर देते हैं. ओके, सो वी आर डीनेचरिंग, मतलब जैसे रस्सी कॉइल्ड रहती है एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम अनकॉइल कर रहे हैं. ओके, सो द डीएनए इज अनकॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर, उसको डीनेचर किया जाता है हाई टेम्परेचर में, एंड टू सेपरेट द डबल स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड बनाया जाता है, एंड देन उसके बाद टेम्परेचर को कूल डाउन कर दिया जाता है. एंड देन जब टेम्परेचर कूल डाउन कर दिया जाता है उस 55 डिग्री सेल्सियस अराउंड, उसके बाद प्राइमर्स को अनील किया जाता है, मतलब प्राइमर्स को उसके ऊपर चिपकाया जाता है, प्राइमर्स उस पर अनील हो जाते हैं. एंड द एक्सटेंशन, उसके बाद प्राइमर्स, क्योंकि प्राइमर का जो सीक्वेंस होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट डीएनए से प्राइमर्स का सीक्वेंस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, एंड एक्सटेंशन उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का एक्सटेंशन होता है. Okay, so this is the principle and this process results in the production of enough DNA to be visible on agarose or polysaccharide gel. उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस होता है then we do the running of the gel. Okay, तो हम जब हम जेल रन करते हैं then we can see that how much amount of the DNA is visible on agarose or polyacrylamide gels. So with the abundance of PCR technology, primers that flank the microsatellite loci are simple and quick to use, but the development of correctly functioning primers is often a tedious and costly process. So ये process हम PCR based marker है, SSR is also a PCR based marker, but the process for generating these type of markers is very high. Okay. Now, what is the application of SSR markers? It is used for assessment of genetic variability, mainly genetic variability. अगर हम study करते हैं, अगर दो hybrids या दो varieties, species, organisms कुछ भी बोलते हैं, उनके हम genetic variation की अगर हम study कर रहे हैं, कितना variation है ये दो particular organisms में या particular hybrid में या germplasm में, so these type of markers are used for study of genetic variability. This will be the first point. And for the characterization of germplasm, हम different germplasm को characterize भी कर सकते हैं based on these markers. Identification of fingerprinting of genotypes. Fingerprinting के लिए भी मैंने आपको बताया ये markers use किए जा सकते हैं. And for establishment of genetic distances between population inbreds and breeding material. Okay, mainly for establishment of genetic distances. कितना genetic variation है population inbreds या breeding material में. And for marker assisted selection, markers के basis में हम characters का selection कर सकते हैं. And for identification of sequence of useful candidate genes, मतलब ऐसे candidate genes हम identify या target कर सकते हैं that they are very useful, that they are responsible for that particular character which is very useful for maybe for insect resistance, pest resistance, or for the yield enhancement. Okay, so this was today's class. Thank you.